हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज जिसमें हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या आपके द्वारा जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं उनको सॉल्व करते हैं। इस सीरीज का ये 8वां लेक्चर। इससे पहले जो 7 लेक्चर हैं उसमें हमने लगभग 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 36वां क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, बस आप ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जिन्हें 18 जून को एग्ज़ाम देनी है उन तक शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके उन्हें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस भी आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन पर आते हैं। परवलय अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 2y तथा रेखा y बराबर 2 प्लस अक्ष के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 2y एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2x। ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेचर क्षेत्रकलन यानी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 11 जो अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक है, तो वहां से एक क्वेश्चन ऐसे 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ग्राफ बनाना है। अब दिक्कत यहीं पर आती है कि हम ग्राफ बनाते समय गलत बना देते हैं और हमें बनाना है एक रफ डायग्राम, और रफ डायग्राम है वो भी हम गलत कैसे बना देते हैं। और विशेष तौर पर पैराबोला में दिक्कत आती है। पैराबोला होता तो इस प्रकार वाला, इस टाइप वाला है और आप ग्राफ में शो कर देते हैं ऐसे। फिर चाहे आप कैलकुलेशन सही करें, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत ही होना है। ठीक है, तो इसलिए जो ध्यान देने वाली बात है वो पैराबोला में। तो मैं आपको आज बहुत ही इजी वे में बताऊंगा कि इस प्रकार से अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो कंफ्यूज होना ही नहीं है कि पैराबोला का मुंह इधर की ओर खुलेगा या ऊपर की ओर खुलेगा। ठीक है, अपने आप ग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहले ग्राफ का जो बेसिक बात है वो क्या होती है, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां खींच लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है और इधर मैंने y एक्सिस बना। ठीक है, ये आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु। एक्स एक्सिस पर आप यहां y इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए और y एक्सिस पर x इक्वल टू 0 लिख दीजिए। ठीक है, और बिल्कुल 10th क्लास में जैसे अपन ग्राफ बनाते थे उनकी दृष्टि से सोचिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y दे रखा आपको। सबसे पहले आप एक टेबल बना लो। ये सारा काम आप रफ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू और इधर y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू जैसे आपने 0 पुट की तो y की वैल्यू भी 0 ही आएगी। क्या आप देखिए, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, मतलब 2y इज इक्वल टू 0 यानी 0। एक तो पॉइंट आपका यही आ गया 0 0। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर यानी 1 मतलब 1, तो ये हो गया अपने पास में 2y इज इक्वल टू 1 मतलब y इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर y इज इक्वल टू 1/2 मान लो। यहां पर रफ डायग्राम तो बना रहे हैं। फिर x की वैल्यू आपने 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 का स्क्वायर 4, x की जगह पर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर 2y, तो y की वैल्यू 2। तो x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 4। अच्छा, ऐसे ही x की वैल्यू -1 भी पुट करके देखो। -1 पुट करके देखोगे तो -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है क्या? और 2y इज इक्वल टू 1, इट मींस y इज इक्वल टू 1/2। तो -1 पर भी क्या हो गया, 1/2 हो गया प्लस का। और x की वैल्यू जब आप -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 मतलब 2y इज इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, पैराबोला बनाना है तो पैराबोला इस प्रकार से बनेगा कि आपका बस एक रफ डायग्राम हमें बनाना है और ये पैराबोला आपके सामने तैयार है। बन गया? अच्छा, अब आ जाओ लाइन पर। लाइन की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 2 प्लस x। तो इसका काम तो और भी आसान है। x की जगह 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 2 आएगा, हाँ कि नहीं? तो y इक्वल टू 0 पर 2 आ गया, तो 2 यहां कहीं ले लिया मैंने। अच्छा, 1 पुट करोगे तो 3 आएगा, तो 1 के ऊपर 2 से ज्यादा आएगा मतलब 3। और -1 पुट करोगे तो 1 आएगा, तो -1 पर 1 आएगा मतलब इससे कम आएगा। तो अपने पास मान लो यहां पर बिंदु आ गया, तो
इस प्रकार से ये पॉइंट्स मिला करके आप इस लाइन को भी इस ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। अब आ जाओ, क्या लिखा हुआ है कि पैराबोला और लाइन के बीच का जो एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें फाइंड करना है। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। इन दोनों के बीच के एरिया की बात हो रही है। तो क्या हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना है? अब ये जो रीजन आपके सामने बना है, या ये कोई आपकी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनी है क्या? जैसे कोई आयत बन गई, या कोई स्क्वायर बन गया, या कोई ये ऐसी स्ट्रक्चर बनी है। ऊपर तो लाइन है और नीचे से ऐसे पूरा, ये ऐसे भी नहीं है, ये ऐसे। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये ना तो कोई आपका अर्धवर्त यानी सेमी सर्कल हो, या फिर कोई स्क्वायर हो, ऐसा तो कोई है ही नहीं। समझ रहे हो? तो इस प्रकार की जब अजीब सी जो स्ट्रक्चर बन गई, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज कैसे लिखनी है आपको क्वेश्चन से करना। क्वेश्चन में लिखा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, तो आप लिख देना टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड लाइन। बस हिंदी में क्या लिखोगे? परवलय अक्ष स्क्वायर बराबर 2y तथा रेखा y बराबर 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, और कोमा लगा के छोड़ देंगे, साइड में डायग्राम बना देंगे। और अब हमारा काम सिर्फ कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन ही हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। पहले डायग्राम सही बन गया, उसके बाद मेन चीज है कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन डायग्राम अभी अधूरा है। कैसे है अधूरा, क्यों है, इसका रीजन देखिएगा। अच्छा, हमें जो ये इक्वेशन जो मैंने यहां से हटाई है वो क्या थी? एक तो थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, और एक थी y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। अभी हमारे पास में ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नहीं है, निर्देशांक नहीं है। क्योंकि जहां, फिर से मैं वही बात कहूंगा कि जब भी दो इक्वेशन दे रखी हैं तो उनका ग्राफ बनाने का मतलब सिर्फ ग्राफ में शो करना ही नहीं है, वो दोनों जो इक्वेशन है वो कौन से पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे उनके कोऑर्डिनेट भी लिखना चाहिए, उनके निर्देशांक भी लिखने होंगे। कैसे लिखेंगे वो कैलकुलेशन देखो बहुत आसान है। दो इक्वेशन थी, इन दोनों से वो कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखो, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, या लिख दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और y की जगह 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2x। इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये 4 भी इधर आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास में ये स्थिति बन गई x इज इक्वल टू, बात समझ रहे हैं इसको, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ये ऐसी इक्वेशन बन गई। x इज इक्वल टू -b मतलब -2, सीधे आचार्य फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -4a, a यानी 1, c यानी -4 अपॉन 2 यानी 2a। ऐसे होता है क्या? तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 2 प्लस माइनस रूट -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 16 और बटे में 2, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 20 और बटे में 2। ठीक है, अच्छा जी, यहां से हमारे पास में हो गया, ये तो हो गया 1 प्लस माइनस रूट 20 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 गुना 4, 4 का रूट तो होता है 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रूट 5। बात समझ रहे? 1 प्लस रूट 5 और 1 माइनस रूट 5। थोड़ी सी अजीब सी आ गई ये जो है, किसी स्टूडेंट ने भेजा था ये क्वेश्चन, तो इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं एक्स के वो थोड़े अजीब से आ रहे हैं, तो मे बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, वन प्लस रूट 5 और 1 माइनस रूट 5।
चलिए ले लो, क्या दिक्कत है। 1 प्लस √5 और x की वैल्यू यहाँ, सॉरी ये तो माइनस में आएगी, 1 माइनस √5 और ये 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस √5, यहाँ पर x की वैल्यू। और y की वैल्यू क्या आएगी, किसी भी एक इक्वेशन से करें, जैसे इससे कर लिया तो y इज इक्वल टू 2 प्लस x, जब x की वैल्यू 1 माइनस √5 है तो कितनी आ गई, 3 माइनस √5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं 1 माइनस √5 इंटू 3 माइनस √5, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जब प्लस वाले लेंगे तो 3 प्लस √5। ठीक है, कोई बात नहीं, अजीब सी वैल्यू आ गई तो क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। हो सकता है जो आपने किसी स्टूडेंट ने भेजा है इक्वेशन, तो हो सकता है उसने कोई डेटा जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 2y की जगह हो सकता है 4y हो, ठीक है, और या 2 प्लस x या 1 प्लस x हो, क्योंकि ऐसी वैल्यू जनरली आती नहीं है। वैल्यू जो आती है वो पूरी इंटीजर में या फिर 1/2 ऐसे कुछ वैल्यू आती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन को गलत नहीं कह सकते, हम कैलकुलेशन करेंगे। अब बात आती है कि इस रीजन का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, आयत बना लेता हूं, और इस रेक्टेंगल को नीचे तक यहां तक बढ़ा दो। ये क्या हो गया, चौड़ाई है, वो x एक्सिस पर ली है तो dx। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, वो इस रेक्टेंगल का एरिया है, इस आयत का एरिया है। अब आयत की लंबाई कितनी है, वो यहां से लेकर के यहां तक है। इस लेंथ को मैं लिख रहा हूं y2 माइनस y1। देखो इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है, लेंथ है, वो y एक्सिस के साथ में है क्या, पैरेलल। तो ये जो लेंथ है इसको मैं लिख दिया y2 माइनस y1। y2 कहां से कहां तक की है, नीचे से लेकर के कौन सी, इस लाइन तक की है, और इस लाइन की इक्वेशन मैं यहां लिख देता हूं y इज इक्वल टू 2 प्लस x, और y1 इसकी है तो इसकी इक्वेशन भी यहां लिख देता हूं मैं। इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। समझ रहे। तो अब बात आती है कि रेक्टेंगल के का जो एरिया आ गया वो तो आ गया लंबाई यानी y2 माइनस y1 इंटू चौड़ाई यानी dx। लेकिन आप सोचिए सिर्फ ये एक रेक्टेंगल थोड़ी बनेगी, छोटी छोटी ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनेंगी इस एरिया में। तो सबसे छोटी जो रेक्टेंगल है वो यहां बनेगी, सबसे पहली रेक्टेंगल, और सबसे आखिरी जो रेक्टेंगल है वो यहां पर बनेगी। यहां इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है वो देख लो, 1 माइनस √5, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस √5। और यहां से यहां तक जितनी भी रेक्टेंगल्स बनेंगे उनका सम करना है अपने को, तो सम के लिए समेशन वो इंटीग्रेशन लगा देता हूं, और x इज इक्वल टू 1 माइनस √5 से x इज इक्वल टू 1 प्लस √5 तक। अब y2 माइनस y1 ये हमारे लिए चैलेंजिंग काम है। क्या होगा y2 माइनस y1, देखो 1 माइनस √5 से 1 प्लस √5 तक, तो इंटीग्रेशन करना है। y2 तो है यहां से लेकर के लाइन तक की, और लाइन के लिए जो y है वो है 2 प्लस x। ये तो आपका y2 हो गया, माइनस y1, यहां तक मैं y1 ले रहा हूं, बात तो समझ रहे हो ना। ये तो है y2, ये नीचे वाला जो डैश 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 बनाया वो है y1। y1 कहां तक है, पैराबोला तक। तो पैराबोला से जो y है उसे y1 नाम दिया है। पैराबोला से y क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2, और इसके साथ में है dx। तो ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये बन गया। अब बस आपका काम क्या है, 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस x का हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर का क्या होता है, x क्यूब बाई 3, और नीचे 2 है तो x क्यूब बाई 6, और लिमिट 1 माइनस √5 से 1 प्लस √5। ठीक है, अब आपका काम, पहले अपर लिमिट पुट करो 1 प्लस √5, तो ये हो गया 2 1 प्लस √5 प्लस 1 प्लस √5 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस √5 का होल क्यूब बाई 6। ये तो अपर लिमिट से आ गया, माइनस लोअर लिमिट में क्या है, 2 1 माइनस √5 प्लस 1 माइनस √5 का होल स्क्वायर बाई 2
-1/√5 का होल क्यूब बाई 6। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, माइनस ये करना है, जो भी आंसर आए वो लिख देना है, स्क्वायर यूनिट्स आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, कर सकते हैं इजीली कैलकुलेशन में, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन भी कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 1/5 + 4 cos x, और इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई तक। अब ये चीज दिमाग में रख लो कि इंटीग्रेशन में जब भी ये जो स्थितियां आती है ना, 1/a + b cos x या फिर 1/a + b sin x, या फिर 1/ दोनों एक साथ a cos x + b sin x, और हो सकता है इनमें कांस्टेंट c भी हो। ऐसी स्थितियों में इंटीग्रेशन करते समय हमें फॉर्मूला लगाना है, दो फॉर्मूले याद रखना। साइन अक्स को रिप्लेस करना है 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, और कोस अक्स को रिप्लेस करना है 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। फिक्स है ये चीजें, ठीक है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आप ये कंसेप्ट लिख लीजिए और उसके बाद में इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये इस कंसेप्ट पर है 1/a + b cos x। ओके, तो cos x को रिप्लेस करना है हमें। ये भी किसी स्टूडेंट ने सेंड किया है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे भी कलेक्शन में था इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें देखिए लिमिट नहीं चेंज कर रहे हैं अभी, 0 से पाई, सिर्फ ये रिप्लेसमेंट कर रहे हैं कि 5 + 4, और cos x को रिप्लेस कर रहा हूं मैं 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ओके, अच्छा जी, अब आगे बढ़ जाओ। I = क्या यहां पर 0 से पाई, आप कईयों के क्या दिमाग में आएगा 0 से पाई, 0 से a लिमिट होती है, प्रॉपर्टी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी बात दिमाग में, लेकिन ये प्रॉपर्टी से पहले पढ़ा जाता है ये कंसेप्ट, इसलिए पहले प्राथमिकता इसको देनी है, प्रेफरेंस इसको देनी है। अब बताओ, ये 1 + tan स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, जो ऊपर चला जाएगा क्या, 1 + tan स्क्वायर, है या नहीं, और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, 5 के मल्टीपल में आ जाएगा 5 + 5 tan स्क्वायर x/2, और प्लस ये कितना हो गया 8 tan x/2। बात क्लियर हो रही? सॉरी गलत लगा दिया हमने फॉर्मूला, सॉरी कोस का फॉर्मूला लगाना था। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ठीक है, अब ले आप एलसीएम। चलो एक बार ऐसे दिखा देता हूं। एलसीएम लिया आपने किसको, 1 + tan स्क्वायर x/2 को, तो 5 के साथ में मल्टीप्लाई कौन होगा, 1 + tan स्क्वायर x/2, प्लस 4 के साथ में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 - tan स्क्वायर x/2 dx। अब ये 1 + tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ एक और भी बात बता दो, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर भेज दिया मैंने सेक स्क्वायर x/2। यहां देखो 5 × 1 5 + 4 9, 5 tan स्क्वायर x/2 - 4 tan स्क्वायर x/2 मतलब tan स्क्वायर x/2 हो गया dx। अब एक काम आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, इधर कर देता हूं मैं, क्या tan x/2 को t पुट कर देता हूं, ऐसा करने पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx। हाँ, लिमिट लगानी भूल गए, लिमिट वही रहेगी, अभी तक लिमिट चेंज नहीं हुई है। सेक स्क्वायर x/2 dx = dt। अच्छा जी, सॉरी dt ये नहीं हुआ, tan का हुआ सेक स्क्वायर x/2, और x/2 का 1/2 भी तो हुआ, तो सेक स्क्वायर x/2 = 2 dt हो गया।
तो सेक स्क्वायर x बाई 2 की को रिप्लेस कर दूंगा मैं 2 dt से। तो ध्यान देना ये दो तो मैं लिख रहा हूं बाहर, सेक स्क्वायर x बाई 2 dt ये हो गया 1 अपॉन, इसको लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर प्लस इसको मैंने t बोल दिया। अब एक चीज और बताओ, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, निश्चित समाकलन में लिमिट भी चेंज होती है क्या? तो दो चीजें लिख रहा हूं मैं। जब आपके x की वैल्यू 0 है तब t की वैल्यू क्या होगी? tan 0 बाई 2 यानी 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाली लिमिट तो 0 ही रहेगी। लेकिन नंबर 2 सेकंड अपर लिमिट की बात करूं, x इज इक्वल टू जब पाई है तब t की वैल्यू tan पाई बाई 2, और tan पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो ये अपर लिमिट जो हो जाएगी इनफाइनाइट। अब बताओ फॉर्मूला क्या लग रहा है? साफ साफ दिख रहा होगा आपको, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सी यहां लगाना नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो ये आ जाएगा अपने पास में, दो ऑलरेडी बाहर है, 1 अपॉन 3 और tan इनवर्स एक्स का काम कर रहा है t बाई 3, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, जब आप इनफाइनाइट पुट करेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, और अभी देखा आपने tan की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है? पाई बाई 2 पर, और 0 पुट करेंगे tan इनवर्स 0, ये 0 पर होती है। तो ये अपने पास में हो गया 2 बाई 3 इंटू अपर लिमिट से तो बढ़ेगा पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट से बढ़ेगा 0। फाइनल आंसर ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई बाई 3 आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने लिखा हुआ है। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझिए इस क्वेश्चन को। यदि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है P प्लस d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू P a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p क्यूब। ये अगर ऐसा कहा जाए, राजस्थान बोर्ड की बुक में सबसे लेंथी क्वेश्चन यही है, डिफरेंशिएशन में है। अच्छा इंग्लिश वाले लिख दो, इफ p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा देन प्रूव दैट दिस। अच्छा एक चीज, इसे मैं थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, ये प्रूव करना अपने को, लेकिन इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो p क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया p की पावर 4 प्लस p क्यूब d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। ऐसे लिख करके हम ये चीज दिमाग में रखेंगे, साइड में लिख लेंगे पेंसिल से, बाद में लास्ट में मिटा देंगे। तो ये हमें प्रूव करना है। अब देखो क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, पूरी लैंग्वेज, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर ऐसा आता है तो डिफरेंशिएशन का, तो आप सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं कि इट इज गिवन दैट, या ज्यादा बेहतर रहेगा टू प्रूव p प्लस d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p क्यूब। इट इज गिवन दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हिंदी में लिख देना, सिद्ध करना है कि, और दिया हुआ है कि। ओके, अब यहां से मैं आगे बढ़ू, आप ये समझो कि p तो काम कर रहा है y का और थीटा काम कर रहा है x का। ये ऐसे लिखा हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। तो मतलब p का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर के लिए 2p और dp अपॉन d थीटा, क्लियर, इज इक्वल टू, ये हो गया a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2 कोस थीटा। ओके, और कोस थीटा का फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। बात तो समझ रहे? अच्छा, प्लस यहां देखो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा
पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा। क्लियर? अच्छा जी, एक तो ये नोटिस आपने बात की होगी यहां पर कि देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, कैंसिल आउट हो रहा है हर जगह से, तो ये अपने पास में आ गया पी डी पी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, यहां देखो साइन थीटा कोस थीटा, यहां पर भी साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास में बचता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साइन थीटा कोस थीटा। ये एक देखो, एक तो ये तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और यहां ये पहली बार डिफरेंशिएशन करने पर ये मिल गया। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि जो प्रूव करना उसको देखिए, उसमें हमें डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है? 2 बार। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये p है, यहां बताओ डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो p फर्स्ट का काम करेगा, dp बाई डी थीटा सेकंड का, तो फर्स्ट एज इट इज मतलब p एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड का एक बार कर दिया, दोबारा करेंगे तो क्या लिखेंगे? dp d2p अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन प्लस dp बाई डी थीटा एज इट इज, और p का फिर से करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? dp बाई डी थीटा, हाँ कि नहीं? इज इक्वल टू, तो मैं इसको 2 बार ऐसे ही क्यों लिखूं? ऐसे लिख दो ना। क्लियर? अच्छा, फिर क्या है यहां पर? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हो गया कांस्टेंट। अब बताओ साइन थीटा एज इट इज, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। बात क्लियर? अच्छा, प्लस कोस थीटा एज इट इज और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा। अब आप यहां आकर के इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। सोचो d2p अपॉन डी थीटा स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है? p, और हमें क्या चाहिए? देखो p क्यूब, तो क्या किया जाए? p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कुछ लाइनें यहां पर लिखनी है अपने को, जैसे यहां पर एक लाइन लिख देंगे, क्या? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहां इसके बाद में यहां एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगेन थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं। ओके, और अब एक लाइन लिखेंगे कि p स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। p स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? p की पावर 3 हो जाएगा। क्यों किया है मैंने p स्क्वायर से मल्टीप्लाई? वो भी ध्यान रखो, क्योंकि मुझे यहां पर d2p अपॉन डी थीटा स्क्वायर के मल्टीपल में क्या चाहिए? p क्यूब, p तो था, p स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दिया अपन, प्लस ये भी p स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? p और dp बाई डी थीटा, इसका हो स्क्वायर, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किससे किया है? p स्क्वायर से, और ऑलरेडी dp बाई डी थीटा पर स्क्वायर था, दोनों पे एक साथ स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू p स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, ये क्या है? देखो माइनस साइन, चलो प्लस वाला पहले लिख देता हूं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना काम हो गया। यहां लाइन जो आएगी वो क्या आएगी? मल्टीप्लाई बाई पी स्क्वायर से गुणा करने पर। अब आगे और बढ़ो, हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें देखिए ध्यान से कि p क्यूब, इसके पीछे प्लस क्या चाहिए? p की पावर 4 चाहिए क्या? तो यहां आकर के आप क्या करो? p की पावर 4 ऐड कर दो दोनों साइड। इससे क्या होगा? हमें जो LHS जैसी चाहिए वैसी तो मिल जाएगी। यहां मैंने क्या किया? p की पावर 4 ऐड कर दिया। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, प्लस p dp बाई डी थीटा। अब देखो p dp बाई डी थीटा की वैल्यू ये लिख देते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू, ये तो LHS साइड हुई है, RHS में भी आपने क्या किया? p की पावर 4 को ऐड किया है क्या? प्लस p स्क्वायर, और ये है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं? p की पावर 4 प्लस p क्यूब d2p अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इसे तो रख लेते हैं इधर ही, इसको है उधर भेज देंगे, लेकिन उससे पहले इधर देखो क्या कॉमन आ रहा है।
पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही बचा गई। और ये जो पार्ट है ये उधर जब आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा सुनिए ध्यान देना, इसके ऊपर होल स्क्वायर भी था तो ये ऐसे हो जाएगा। अभी आपने देखा यहां पर पी डी बाई डी थीटा की वैल्यू लिखी हुई थी और इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है, तो ये अब ये साइड अब आपको चेंज नहीं करनी है, जैसी लिखी हुई है साथ साथ चलती रहेगी। आप साथ साथ नोट करते चले क्योंकि स्पेस जरूरत पड़ेगी, तो मैं मिटा दूंगा तो सीधे पी स्क्वायर की वैल्यू शुरू में जो दे रखी थी वो लिख दो, क्या, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा बड़े वाले ब्रैकेट में क्या होगा देखो, इस पी स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इसकी जगह लिख दिया। अच्छा जी प्लस यहां जब इसको ओपन करेंगे तो ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा क्या, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फिर ये बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से भी होगा तो माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर से भी होगा तो माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे बचेगा। और माइनस यहां देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस a की पावर 4 और बाहर है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती जा रही है, आप सावधानी पूर्वक अगर काम करते जाएंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। एलएचएस साइड ये चल रही है, एज इट इज लिख दो। इधर देखो यह है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखो क्या बचा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का, कैंसिल आउट। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, कैंसिल आउट। तो ये जो बचा वो बचा अपने पास है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचो ये आपस में मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को सबसे पहले बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। फिर है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। फिर है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन की पावर 4 थीटा। अच्छा ये है माइनस का बी की पावर 4 और इधर है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। अच्छा ये है प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर बाहर है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करते चलो बस। अच्छा ये है माइनस का a की पावर 4 और बाहर है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको काटो, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, a की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये रहा माइनस का, ये रहा प्लस का। b की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का, ये प्लस का, कैंसिल आउट। अब जो बच गए वो उनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है नहीं, तो ये आ गया अपने पास है p की पावर 4 प्लस p की पावर 3 d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास में यहां बचेगा कोस की पावर 4 थीटा, यहां कुछ नहीं, प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और इसको लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। सोचो ये क्या बन गया, इसको ए समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, बी का काम कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास में आ गया p की पावर 4 प्लस p क्यूब d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर
ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, ये तो एक होता है क्या। अब आप क्या करो, लास्ट स्टेप p क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो बच गया p प्लस d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये तो एक हो गया और नीचे क्या आ गया p क्यूब। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। इस टाइप के क्वेश्चंस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। बड़े क्वेश्चन हैं, 6 नंबर के लायक हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उन पर प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। एनसीईआरटी में भी है, राजस्थान बोर्ड की बुक में भी है। मिटा रहा हूं मैं, इसको समझ लेना आप अच्छे से। दो क्वेश्चन बहुत साधारण से क्वेश्चन है, मैं फटाफट बता देता हूं। दो क्वेश्चन हो गए, ये मिटा देता हूं। किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है वो भी। दोनों क्वेश्चन बहुत साधारण से हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या, मैं पहले एक सेट लिख देता हूं। एक सेट दे रखा है ए, इसको क्वेश्चन नंबर आपने 39 नाम दे देना है ना। सेट ए में दो एलिमेंट है, एक तो है -1 और एक है +1। ठीक है, एक फंक्शन है एफ, ए से ए में डिफाइन है, और कहा गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x²। और दूसरा फंक्शन है g, वो भी a से a में डिफाइन है, और gx के बारे में कहा गया है ये है sin πx/2। ओके, तो बात करनी है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, प्रूव दैट f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बट g इनवर्स एग्जिस्ट। सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स परिभाषित नहीं है जबकि g इनवर्स परिभाषित है। लिख लीजिए आप क्वेश्चन को, आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक का ही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। बहुत ही साधारण सा काम हमें करना है, क्या भाई, अक्स ए, सेट ए में दो एलिमेंट है, ध्यान दे, तो दो एलिमेंट की तो कैलकुलेशन कर लेते हैं ना। एक बार तो अक्स की वैल्यू रखो -1, -1 रखने से क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर मतलब +1 आ गया। और एक बार लिखो +1 तो +1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। यहां से आप मुझे ये बताओ, अगर इसका फ्लो चार्ट बनाया जाए, ए में दो एलिमेंट है -1 +1, इधर भी ए ही है -1 +1, और यहां फंक्शन f डिफाइन है। -1 पर वैल्यू कितनी आई, +1 आई, +1 पर वैल्यू कितनी आई, +1 आई। अब देखो, क्या ये 1-1 फंक्शन है। 1-1 फंक्शन क्या होता है, एक की फलन, कि एक अवयव का एक से संबंध होना चाहिए, या तो देखो 2 का 1 से हो रहा है। बात समझ रहे हैं। अच्छा, ऑन टू आच्छादक क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में सारे एलिमेंट काम में आने चाहिए, इधर वाला -1 काम में थोड़ी आया है। तो क्या लिखना है, दिस इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन, या सिर्फ ये वर्ड लिख दो, दिस इज नॉट ए बाइजेक्शन। हिंदी में क्या लिखोगे, यह एक की आच्छादक फलन नहीं है। दिस इंप्लाइज f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अतः f इनवर्स परिभाषित नहीं है, या f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। काम हो गया। ऐसे ही यहां आ जाओ g के लिए, g में भी दो एलिमेंट है तो कैलकुलेशन पूरी कर लेते हैं, g -1 और g +1। अब -1 यानी अक्स की जगह -1 पुट करना है, तो sin पाई इंटू -1, तो ये कितना हो गया, -π/2 हो गया क्या, और -π/2 पर वैल्यू कितनी होती है साइन की, -1, और ये हो गया sin π/2, और π/2 पर वैल्यू कितनी होती है 1। अब इस बार देखना, फ्लो चार्ट बना रहा हूं मैं, एलिमेंट a में -1 और +1, एग्जाम में भी आप ऐसे ही बना के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फंक्शन है g। अब बताओ, -1 पर क्या रिजल्ट आया, -1, +1 पर क्या आया, +1। इस बार देखो, एक एलिमेंट का एक से रिलेशन है, यहां क्या था, देखो 2 का 1 से रिलेशन था। दो नाम आते हैं हिंदी में, एक एकी और आच्छादक। एक एकी का मतलब होता है एक का एक से संबंध,
1 इंग्लिश में। और आच्छादक, आच्छादक का मतलब ढकना। अब ये ढका नहीं गया पूरा पूरा, इसमें एक एलिमेंट खाली रह गया। ओके, लेकिन इंग्लिश वाले वर्ड 1 ऑन टू को एक साथ कहा जाता है बाइजेक्शन। यहां बताओ क्या ये बाइजेक्शन है? तो दिस इज ए बाइजेक्शन, ये है एक की आच्छादक फलन है। दिस इंप्लाइज जी इनवर्स एग्जिस्ट, जी इनवर्स परिभाषित है। अब जो परिभाषित होता है उसको फाइंड करना हो तो उसके लिए कैलकुलेशन, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन होगी। यहां पर क्या कहूंगा मैं, लेट y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन पाई x बाई 2। यहां से देखो y इज इक्वल टू जी ऑफ x से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इनवर्स y हो जाएगा। सोच के देखो, ये जी उधर भेज दिया, तो अब इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी। कैसे करेंगे, पहले साइन को उधर भेजो, तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई x बाई 2, हाँ कि नहीं। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स y, और x की जगह पर आप लिख देंगे जी इनवर्स y। ये आपका इनवर्स फंक्शन बन गया। जी इनवर्स y इक्वल टू 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स y। x में लिख देना चाहिए लास्ट में, क्या लिख देना, जी इनवर्स x इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स x। ये आपका इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन था, मिटा रहा हूं। एक क्वेश्चन और है आपकी बुक का ही, उसमें क्या है, 3 सेट दे रखे हैं। सेट ए में क्वेश्चन नंबर 40 नाम दे देना इसको। सेट ए में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। सेट बी में भी 4 एलिमेंट है, और वो एलिमेंट है 3 5 7 9। और सेट सी में भी 4 एलिमेंट है, और वो है 7 23 और 47 79, 47 और 79। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन f है, वो a से b में परिभाषित है, और f की डेफिनेशन दे रखी है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। और g जो है वो है b से c में डिफाइन, और gx इज इक्वल टू दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो देख लेना अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक में ये क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले मैंने सेट ए बना दिया, सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए, क्या 1 2 3 और 4। सेट बी के एलिमेंट यहां लिख देता हूं मैं बीच में, क्या है 3 5 7 और 9। और सेट सी के एलिमेंट लिख देता हूं 7 23 47 40 79। ए से बी में जो फंक्शन डिफाइन है वो है fx, तो fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। और b से c में जो डिफाइन है वो है gx, तो gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर x की जगह पर 1 पुट करते तो 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 3, मतलब एक का रिलेशन किससे होगा, 3 से। 2 रखेंगे तो देखो 2 गुणा 2 प्लस 1 4 1 5। 3 से क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 7। 4 से 4 गुणे 8 और 1 9। फ्लो चार्ट बना करके समझा रहा हूं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। यहां देखो अब g में ये वैल्यू रखेंगे, ये मिलेंगी, तो 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, यहां 2 है, x स्क्वायर माइनस 2 है। 9 में से 2 माइनस हुए 7। 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 यानी 23। 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 47। 9 का स्क्वायर 21 माइनस 81 माइनस 2 यानी 79। अब डायरेक्ट अगर मुझे बात करनी है ए से सी में, तो पहली बात तो उस फंक्शन का नाम बताओ, क्या नाम दोगे। याद होगा आपको ए बी सी इस सीक्वेंस में चलते हैं तो फंक्शन का नाम उल्टा दिया जाता है, कैसे, जी कंपोजिट एफ, ऐसे लिखा जाता है संयुक्त फलन के रूप में कंपोजिट फंक्शन, जी कंपोजिट एफ, उल्टा नाम देंगे। कहां से कहां, ए से सी। अब जी कंपोजिट एफ में क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है, जी कंपोजिट एफ को ऑर्डर्ड पेयर में लिखिए। हमें क्या पूछा गया है, क्रमिक युग्मों के रूप में लिखिए। तो अब बताओ मुझे जी कंपोजिट एफ क्या लिखोगे आप।
ऑर्डर पे में लिखना है। तो देखो 1 का रिलेशन डायरेक्ट किससे हो गया, 7 से वाया 3, तो क्या ऑर्डर पेयर बन गया 1,3। 2 का रिलेशन 23 से हो गया, अच्छा 3 का रिलेशन 47 से हो गया, 4 का रिलेशन 79। फ्लो चार्ट बनाना है और ये लिख देना है। ये तो हो गया जी कंपोजिट एफ। अब आपसे पूछा जाए, यहां से आगे पूछा जाए कि जी कंपोजिट एफ का इनवर्स फाइंड करो, तो इनवर्स में क्या करना है आपको, उल्टा कर देना है बस। 3 1 23 2 47 3 और 79, मतलब फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री को आपस में चेंज कर देंगे तो इसका इनवर्स आ जाएगा, हाँ या नहीं। अच्छा जी, अब यही चीज जो है आप फॉर्मूला पढ़ते हैं कि जी कंपोजिट एफ का इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स होता है। हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, फाइंड जी कंपोजिट एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स, मतलब ये तो सेम ही है, मतलब इसी को आप क्या कह सकते हो, एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए, इसलिए प्रैक्टिस करें। 40 क्वेश्चन हो गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन मेरे पास में बचे हैं, कुछ आप सेंड करते रहिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ओके, तो अच्छे से तैयारी करें, टारगेट 100/100 याद है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मेरे वाले क्वेश्चन बच गए, सारे हो जाएंगे 2-4 दिन के अंदर, सबके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे सीक्वेंस में आते जा रहे हैं उनके क्वेश्चन मैं करवाते जा रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चन आपके मैं करवा दूंगा। ओके, तो लगे रहो तैयारी के और वीडियो को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी ये क्वेश्चंस मिल जाए। ओके, थैंक यू।